स्टार्ट करते हैं क्लास आज की हम लोग। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आज का टॉपिक है। और कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज पूछ के चलना, ठीक है ना। इसमें चैप्टर में एक क्वेश्चन और भी है जो 1 मार्क में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 1 मार्कर 2 मार्कर में। डिसोल्यूशन जो आपका रहेगा, इफ दे यूज द वर्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर अगर वो वर्ड यूज करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इन दोनों बिल्कुल शेयर किया हुआ स्क्रीन मैंने, वो शो नहीं कर रहा। एक मिनट रुको फिर। सॉरी, मैंने शायद स्क्रीन शेयर ही नहीं किया था आप लोगों से। शेयर होगा अभी स्क्रीन, देखो। तो डिसोल्यूशन वर्ड का मीनिंग अनुश्री हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, आप कहाँ रह गए थे, इतने लेट ज्वाइन किया आपने। देखो, डिसोल्यूशन दो टाइप का होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। ये दोनों मीनिंग, दोनों वर्ड आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे होंगे, बट एक्चुअली दोनों के मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, और यू कैन से पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट जब आप डिसॉल्व करते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपने जो भी पढ़ा था ना अभी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशो, ये सब के सब इसी का पार्ट थे एक्चुअली। एंड इफ दे यूज द वर्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो उसका मतलब होता है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म को शट डाउन करोगे। अभी यहां पे मींस पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को आपको क्लोज करना है। मीनिंग क्या हुआ, आपको यहां पे पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को शट डाउन करना है। तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा था, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, चेंज इन रेशो, ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट था, ठीक है। और आप जो आज पढ़ने वाले हो वो क्या है, आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इस चैप्टर में आपको अपने पूरे के पूरे बिजनेस को शट डाउन करना है, पूरे के पूरे बिजनेस को क्लोज करना है, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। सपोज आप में से कोई अगर एक बिजनेस कर रहा हो और आपको अपने बिजनेस को बंद करना है, शट डाउन करना है, सोच के बताना आप क्या क्या करोगे बिजनेस को बंद करने के लिए। फटाफट बताओ, रिप्लाई दो, कोई भी बताओ। इफ यू आर डूइंग ए बिजनेस और आपको अपने बिजनेस को शट डाउन करना है, तो क्या करोगे आप। कृतिका, क्या करोगे बिजनेस शट डाउन करने के लिए। सर लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। ओके, वो तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। उसके अलावा अकाउंटिंग पार्ट में क्या करोगे, प्रैक्टिकल क्या करोगे, छोड़ो उसको, प्रैक्टिकल अकाउंट भी छोड़ो, प्रैक्टिकली आप क्या करोगे। सपोज आपका एक बिजनेस है, आपकी एक शॉप है, आपको उसको क्लोज करना है, आपका एक फैक्ट्री है, उसको आपको बंद करना है। सबकी एग्रीमेंट लेंगे पहले, पार्टनर्स का। चलो, दुकान का शटर लगा देंगे सर। शटर लगा देंगे और घर चले जाएंगे ना, है ना। और बाद में शॉप का रेंट हम लोग पे करते रहेंगे आराम से। बिजनेस भी बंद है, रेंट भी। पैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके बंद कर देंगे। पैसे कहाँ से आएंगे पहले। जो ऑलरेडी सर होंगे सारी हम सेल्स कर आपस देंगे, में मतलब लेके, हाँ जितने भी एसेट्स है सब बेच देंगे। अभी आए ना पॉइंट पे आप लोग, कि जो आपकी शॉप में, जो आपकी फैक्ट्री में मशीन होगी, प्लांट होगा, फर्नीचर होगा, उसको सेल तो करना पड़ेगा ना, है ना। उसको सेल करोगे, उससे जो पैसा आएगा उससे अपने लोन को रीपे करोगे, क्रेडिटर्स को रीपे करोगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको आपस में बांटोगे ना आप। ये ऐसा करें कि पहले पूरा पैसा खुद बांट लें और क्रेडिटर्स को पैसा ना पे करें, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको यहां पर यही काम करना है। बिजनेस शटडाउन करने का मतलब होता है कि आपको बिजनेस की अकाउंटिंग की बुक्स को क्लोज करना है। मशीन्स हैं बिजनेस में, प्लांट्स हैं, फर्नीचर है, सेल करो इनको, पैसा आएगा, लाइबिलिटीज को पे करो, पैसा बच जाएगा तो पार्टनर्स बांट लेंगे और आपका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है।
ठीक है। और इतने से काम करने के लिए आपको एक्चुअली, जैसे अभी कृतिका ने बोला, कि लीगल प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। यस। तो पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है कि आपको एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है। लिक्विडेटर इज ए थर्ड पार्टी जो आपके पूरे के पूरे बिजनेस को टेक ओवर करेगा और वो आपके बिजनेस को डिसॉल्व करेगा। एक्चुअली पार्टनरशिप के केसेस में, पार्टनरशिप फर्म के केसेस में, ए पार्टनर कैन ऑल्सो बी ए लिक्विडेटर। और उस पार्टी का, उस बंदे का सिर्फ एक ही काम है, वो पार्टनरशिप फर्म को पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेगा, उनके सारे एसेट्स को सेल करेगा, सारी लाइबिलिटीज को पे करेगा, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर को वो बांट देगा। ठीक है ना। तो इस फर्म को डिसॉल्व करने के लिए यहां पे एक नया अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। बाय नेचर ये अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, एंड एज पर द रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है ना। तो यहां पर आपने जो प्रीवियस आप यूज करते ना, वो गेनिंग पार्ट, सैक्रिफाइसिंग पार्ट, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो रहा है अभी, तो यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन गेन करेगा, कौन सैक्रिफाइस करेगा। पूरा का पूरा बिजनेस शटडाउन हो रहा है। तो शटडाउन करने के लिए बिजनेस को आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। बाय नेचर इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो आपको वहां पे रूल फॉलो करना पड़ेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नो आई विल गिव यू सम स्टेप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और आप अगर वो सारे स्टेप्स अगर आप पढ़ लो तो अपनी बुक का आप लास्ट सम भी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उन स्टेप्स के बाहर बोर्ड में कभी सम नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आता हूं मैं स्टेप नंबर 1 पे, समझना अच्छे से। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपके पास आएगा, दे विल गिव यू वन बैलेंस शीट, एंड एज आई टोल्ड यू, बिजनेस बंद करने का मतलब है कि बिजनेस की बुक्स को बंद करना है, बिजनेस के अकाउंट्स को आपको क्लोज करना है। तो आपने जो अकाउंट्स ओपन करे हैं, मशीन के, बिल्डिंग के, पार्टनर्स के लोन के, पार्टनर्स के कैपिटल के, क्रेडिटर्स के, बैंक लोन के, लॉजिकली आपको उन अकाउंट्स को ही क्लोज करना है। कोई भी अकाउंट्स एट द एंड ओपन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज बिजनेस बंद करना है मुझे। तो चाहे वो अकाउंट रिजर्व का था, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल का था, चाहे वो लोन का था, चाहे वो कैश का था, चाहे वो मशीन का था, चाहे वो बिल्डिंग का था, एट द एंड ऑफ दिस सारे अकाउंट्स मुझे क्लोज ही करने हैं एक्चुअली, बिकॉज बिजनेस बंद करने का मतलब ही वही है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपने बिजनेस की बुक्स ओपन करी हैं, जो बिजनेस के अकाउंट्स ओपन करे हैं, आपको उनको क्लोज करना है। तो इनके स्टेप्स को अभी आप समझना। ठीक। इन द एग्जामिनेशन दे विल गिव यू वन बैलेंस शीट, और आपसे बोला जाएगा इस फर्म को डिसॉल्व कर दो, मींस शट डाउन कर दो। एज आई टोल्ड यू, एज पर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, डिसॉल्व का मतलब यहां पर क्या है कि आपने जितनी भी अकाउंट्स ओपन करके रखे हैं बुक्स में, आपको उनको क्लोज करना है। तो आपका स्टेप नंबर 1 में काम क्या होगा अभी यहां पे? ट्रांसफर ऑल मार्केटेबल एसेट्स फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उस बैलेंस शीट से मार्केटेबल एसेट्स को पिक करो, और उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। पिक करके उसको डंप कर दो लाके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटेबल एसेट्स? तो मार्केटेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, आर दोज एसेट which can be converted into money. तो आपके पास बैलेंस शीट में मशीन होता है, बिल्डिंग होता है, प्लांट होता है, फर्नीचर होता है, और देन डेटर्स होंगे, बिल्स रिसीवेबल होंगे। तो ये सब आपके मार्केटेबल एसेट्स होते हैं, बिकॉज आप इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ना। मशीन को सेल करेंगे, बिल्डिंग को सेल करेंगे, प्लांट को सेल करेंगे, डेटर से मनी कलेक्शन करेंगे।
तो कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो उसको आपको उठाकर डंप करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक गलती से भी पिक मत करना, बिकॉज कैश तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, उसको क्या कन्वर्ट करोगे आप। तो आपको सिर्फ वही एसेट्स पिक करने हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश या कैश इन हैंड या कैश एट बैंक की फॉर्म में। तो बैलेंस शीट से कैश इन हैंड को पिक नहीं करना है बिकॉज वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। कैश एट बैंक को पिक नहीं करना है, ऑलरेडी वो कैश की फॉर्म में है। कोई अगर लॉस दिया है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, उसको पिक नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटेबल एसेट्स को पिक करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना होगा, ठीक। और उसकी एंट्री यहां पर क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट अकाउंट। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इसके, समझ लो इसको अच्छे से, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर होगी, वहां से मार्केटेबल एसेट्स को पिक करो और उसको लाके डंप कर दो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। डंप करने के बाद इन एसेट के अकाउंट मैंने अभी क्लोज कर दिए, क्योंकि ये सारे एसेट्स अभी चले गए कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास एक मशीन थी बैलेंस शीट के अंदर से ₹1 लाख की, तो एज पर द स्टेप नंबर 1 आई विल ट्रांसफर दिस मशीन इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो आई विल पास ए एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, है ना। और इस एंट्री को पास करने के बाद मैंने क्या किया, यहां पे मैंने मशीन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। आफ्टर पासिंग दिस एंट्री मशीन अकाउंट अभी क्लोज हो गया, क्योंकि ये मशीन अभी कहां चली गई, ये चली गई अभी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो आगे जाके मैं कहीं पर भी अभी मशीन अकाउंट यूज नहीं करूंगा। तो कोई भी एसेट, मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल, कुछ भी होने दो, जैसे ही आपने स्टेप नंबर 1 पास कर दिया उसके बाद ये अकाउंट सारे क्लोज हो गए अभी। वो सारे अकाउंट्स कहां पे जाके मर्ज हो गए, इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो आगे जाके अगर मुझे मशीन सेल करना होगा तो आई कैन नॉट पास एंट्री कैश टू मशीन, बिकॉज मशीन अकाउंट अभी क्लोज हो गया है, बिकॉज मैंने मशीन को ट्रांसफर कर दिया है इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ अभी। ट्रांसफर all outsider liabilities to realization account। बैलेंस शीट के अंदर एक आपका लाइबिलिटी साइड भी तो होता है ना, जहां पर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सब कुछ मिलता है आपको, है ना। तो आपको अपनी बैलेंस शीट से सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर की लायबिलिटीज को पिक करना होगा। गलती से पार्टनर कैपिटल को पिक मत करना, पार्टनर्स आर नॉट आउटसाइडर्स। पार्टनर्स लोन को पिक मत करना, दे आर नॉट द आउटसाइडर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो आपको सिर्फ वो लायबिलिटीज पिक करनी है जो आपको आउटसाइडर्स को पे करनी है, ठीक है ना। गलती से पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन पिक मत करना, उनको पिक करो और उनको लाके डंप कर दो इन द रियलाइजेशन अकाउंट। और उसकी एंट्री यहां पर क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जैसी आपने ये एंट्री पास करी, ये सारे आउटसाइडर लायबिलिटीज के अकाउंट अभी आपने क्लोज कर दिए,
क्योंकि आपने इनको डंप कर दिया है लाके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपसे कि आपके पास बैलेंस शीट के अंदर एक बैंक लोन दिया हुआ था, सपोज 2 लाख रुपीस का, तो बैंक लोन इज ए आउटसाइडर लायबिलिटी, उसको आप पिक करोगे बैलेंस शीट से और उसको लाके आप डंप करोगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप एक एंट्री पास करोगे यहां पे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जैसी आपने ये एंट्री पास करी, नाउ बैंक लोन अकाउंट इज क्लोज्ड। क्यों क्लोज? बिकॉज आपने इस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया है इन द रियलाइजेशन अकाउंट। इस एंट्री के बाद मैं पूरे चैप्टर में, पूरी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी बैंक लोन वर्ड यूज नहीं कर सकता अभी। इन द सिंपल वर्ड्स आप ऐसा समझ लो कि मैंने बैंक लोन अकाउंट का नाम चेंज करके रियलाइजेशन कर दिया अभी। तो जैसे आप स्टेप 2 फॉलो कर रहे हो, स्टेप 2 फॉलो करने के बाद सारी आउटसाइडर लायबिलिटीज क्लोज, वो सब कहां पर आ गई हैं अभी? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो इस चीज को भूलना नहीं है, आई विल राइट दिस ऑल्सो, इंपॉर्टेंट नोट। आफ्टर passing step number 1 and 2, all marketable assets accounts are closed. Marketable assets accounts are closed, and all outsider liabilities accounts are closed. तो जैसे ही आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 पूरा हो गया, सारे मार्केटेबल एसेट्स अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, सारी आउटसाइडर लायबिलिटीज क्लोज हो चुकी हैं, क्योंकि उनको आपने लाके डंप कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो उनका नाम अभी रियलाइजेशन हो गया एक्चुअली, ऐसा समझ लो। बैंक लोन का नाम क्या हो गया अभी? रियलाइजेशन। मशीन का नाम अभी क्या हो गया? रियलाइजेशन। फर्नीचर का नाम अभी क्या हो गया? रियलाइजेशन। सबका नाम मैंने चेंज करके क्या कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 1 स्टेप 2 में कोई डाउट तो मुझे बताओ। स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है? और ये सारी यूनिवर्सल स्टेप है, सारे सम्स में आपको ये फॉलो करने स्टेप्स। एंड यू विल नॉट बिलीव, अगर आप मेरे सारे स्टेप समझ जाओगे तो अपनी बुक का लास्ट सम भी आज सॉल्व कर दोगे, ठीक? बिकॉज इन स्टेप्स के बाहर कभी सम नहीं आता है। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। तो देखो, अभी आपने स्टेप 1 में सारे मार्केटेबल एसेट्स को क्लोज कर दिया, स्टेप 2 में आपने सारी आउटसाइडर लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया, स्टेप 3 में अभी क्या होगा? कुछ बैलेंस शीट में रिजर्व एंड प्रोविजन भी तो होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजंस भी कुछ होते हैं बैलेंस शीट के अंदर ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड ऑल, ये सब कुछ मिलेगा आपको बैलेंस शीट में, बिकॉज मुझे सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो अगर आपके पास कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास बैलेंस शीट के अंदर दिए हैं, तो ध्यान रखना, कोई भी अगर जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास लायबिलिटी साइड में गिवन है, तो उस केस में आप इसको रियलाइजेशन में लेके नहीं जाओगे। बिकॉज एक्चुअली होता क्या है, ये रिजर्व आप शो तो करते हो लायबिलिटी में, बट लॉजिकली ये पैसा आपने किसी को पे नहीं करना होता है, ये आपका ही पैसा है जो आपने प्रॉफिट से सेव करके अपने पास रखा है। तो जनरल रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास अगर लायबिलिटीज में दिया है तो उसको गलती से भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करोगे। क्या करोगे? उसको पार्टनर्स को डिवाइड करोगे आप। तो जो भी पार्टनर्स होंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इनको डिवाइड कर दो, और उसकी एंट्री आप क्या पास कर दोगे? कोई भी जनरल रिजर्व अगर आपके पास है, यहां पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये काम आपको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना होगा, ठीक है? पीएसआर मैंने लिख दिया यहां पे शॉर्ट में। कभी कभी गलती से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस कुछ आपको कभी कभी एसेट में भी मिलेंगे, या फिर लिखा हुआ एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये सब आपके लॉस होते हैं, ठीक है ना?
और इन लॉसेस को मैं मार्केट में जाके सेल नहीं कर सकता हूं। ये वो लॉसेस हैं जो मैं बैलेंस शीट में एसेट में कैरी कर रहा हूं। तो इन लॉसेस को भी आपको राइट ऑफ करना होगा फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपके पास सिंपल नोट में कोई भी जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस हैं, कुछ लॉसेस हैं, उनको आप गलती से भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली आप उनको राइट ऑफ करो फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट लॉसेस अकाउंट। ठीक, कोई डाउट यहां पे? नेक्स्ट थिंग, अगर आपके पास बैलेंस शीट में कुछ प्रोविजंस दिए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कई बार क्वेश्चन में दिखता है आपको, है ना? तो प्रोविजन को आपको ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ट्रांसफर क्यों करना है इसका लॉजिक भी समझ लो आप। देखो ना, प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजंस आर मेड फॉर द नोन लाइबिलिटीज, नोन लॉसेस। तो जब तक आप उन लाइबिलिटीज को पे नहीं कर देते हो, तब तक आप इन प्रोविजंस को पार्टनर को बांट नहीं सकते हो। तो दैट्स वाई प्रोविजंस कहां पर जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और उसकी एंट्री यहां पर क्या बनती है? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज, ठीक है ना? तो जो जो चीज आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते जा रहे हो, वो अकाउंट यहां पे क्लोज हो रहे हैं अभी। तो चाहे आपने प्रोविजन ट्रांसफर किया, चाहे आपने एसेट ट्रांसफर करे, चाहे आपने लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी हैं, जो चीज एक बार रियलाइजेशन में आ गई उसका एग्जिस्टेंस खत्म, वो अकाउंट क्लोज हो गया अभी। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक रिजर्व। बैलेंस शीट के अंदर आपको कभी कभी स्पेसिफिक रिजर्व भी तो मिलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे आपने पहले भी कवर किए थे, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, है ना? सब जगह आपने कवर किए थे इसको। स्पेसिफिक रिजर्व के केस में अगेन लॉजिक इज सेम। अगर कोई क्लेम इनके अगेंस्ट में पेंडिंग है, तो इफ एनी क्लेम और लॉस is pending against specific reserve, then these specific reserve will be transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर इन रिजर्व्स के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम पेंडिंग है, कोई भी लॉस पेंडिंग है, तो इस रिजर्व को आप गलती से भी पार्टनर को बांट मत देना, उसको आपको ट्रांसफर करना होगा इन द रियलाइजेशन अकाउंट। और उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक रिजर्व, कुछ भी रिजर्व हो सकता है यहाँ पे, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इस एंट्री को पास करने के बाद आपने अपने इस रिजर्व को भी रियलाइजेशन में डंप कर दिया। तो जो जो चीज आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो, वो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं अभी, ठीक? और अगर स्पेसिफिक रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो अंडर सच केस आप इस पूरे रिजर्व को पार्टनर को बांट सकते हो, आंख बंद करके उनके ओल्ड रेशो में। तो इफ देयर इज नो क्लेम, if there is no claim or loss pending against specific reserve, then these reserve can be given to partners इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसकी एंट्री बहुत सिंपल है, यहां पे
specific reserve account debit to that partner's capital account. तो स्टेप नंबर 3 का क्विक रिकैप देता हूं मैं आपको। बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, आपके पास कुछ लॉसेस होते हैं ना। तो कोई भी अगर जनरल रिजर्व है या कुछ लॉसेस हैं, उनको आपको बुक से आउट करना है और वो बुक से आउट होके पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएंगे। जनरल रिजर्व है तो बांट दो पार्टनर्स को, कुछ लॉसेस है तो राइट ऑफ कर दो। अगर आपके पास बुक्स में कुछ प्रोविजंस हैं, गलती से भी पार्टनर को बांट मत देना। इसको आपको ट्रांसफर करना होगा टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपके पास बैलेंस शीट में कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं और उन रिजर्व के अगेंस्ट में अगर कोई लॉस या क्लेम नहीं है तो पार्टनर को बांट दो, और अगर कोई लॉस या क्लेम पेंडिंग है तो उसको रियलाइजेशन में लेके आ जाओ। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। किसी को कुछ भी डाउट स्टेप नंबर 3 में प्लीज मेरे को पूछो। इसके बाहर आपको अपनी बुक में सम नहीं मिलेंगे। कोई डाउट स्टेप नंबर 3 में? स्टेप वेरी गुड। आते हैं अभी स्टेप नंबर 4 पे। बारी है अभी जिन एसेट्स को मैंने डंप किया था लाके रियलाइजेशन में, उनको सेल भी तो करना पड़ेगा। अभी कि खाली डंप करने से ही बंद हो जाएगी बिजनेस? नो। आपने स्टेप नंबर 1 में क्या किया था? आपने स्टेप नंबर 1 में मार्केटेबल एसेट्स को उठा के डंप कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो अभी मुझे इनको सेल करना होगा। इनको सेल करने के बाद जो मनी आएगा मेरे पास, उससे मैं लायबिलिटीज को पे करूंगा, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो मैं पार्टनर्स को बांटूंगा अभी। तब जाके मेरा बिजनेस बंद होगा, है ना। तो आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। रियलाइजेशन ऑफ एसेट। बिकॉज अभी मुझे एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसमें कुछ केसेस बनते हैं। केस नंबर ए, इफ एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट। तो अगर आपने सपोज मशीन को, प्लांट को, फर्नीचर को मार्केट में सेल कर दिया, सोच के बताओ एंट्री क्या बनाओगे? जल्दी बताना। अगर आप मार्केट में एसेट्स को सेल कर रहे हो, बोलो फटाफट। बहुत सिंपल एंट्री, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इफ एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट, बोलो हरसिमरन, क्या एंट्री पास करोगे इसकी? एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ओके। रिया, क्या एंट्री पास करोगे इसकी? इफ एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ओके। रिया, आप क्या एंट्री पास करोगे इसकी? इफ एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट। सेल्स टू मार्केटेबल अकाउंट। सेल्स टू कौन सा अकाउंट? मार्केटेबल अकाउंट। मार्केटेबल अकाउंट, ओके। सृष्टि, आप क्या एंट्री पास करोगे इसका? कृतिका, एंट्री क्या बनेगी? बोलो, आंसर तो दो, कुछ भी आंसर दो। सिमोन, इफ एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट। सिंपल एंट्री, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये एंट्री तो आप 11 से पास करते हुए आ रहे हो ना। मशीन सेल कर दी, बिल्डिंग सेल कर दिया, प्लांट सेल कर दिया। अनुश्री, एंट्री क्या बनाओगे इसकी? सेजल, ये एंट्री तो आपने बहुत पहले भी कई बार पास करी होगी ना, कि मैं आपसे बोलूं मशीन सेल कर दिया। एंट्री तो बहुत सिंपल होती है ना, कैश टू मशीन। फर्नीचर सेल किया, कैश टू फर्नीचर। हरसिमरन, सेल्स अकाउंट क्यों लेके आ रहे थे इधर आप? हरसिमरन, So I got confused. किस में कंफ्यूजन हो रहा था? सेल्स अकाउंट आप कहाँ पे यूज करते हो? So जब हम कुछ बेचते हैं तो। कुछ भी बेचते या फिर- नहीं, कुछ जब गुड्स बेचते हैं तब सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। Yes.
And So assets is also a kind of good only. no, it's not a kind of good. How it can be a good to us? How asset can be a good to you? आपका बिजनेस एसेट सेल करने का होता है क्या, या गुड सेल करने का होता है? Goods. तो गुड्स जब सेल कर तब देन यू विल यूज द सेल्स अकाउंट ना. फॉर एसेट्स वी कैन नॉट यूज द सेल्स अकाउंट. तो अगर आप किसी एसेट को सेल कर रहे हो मार्केट में तो आपकी एंट्री यहां पर क्या बनती है? कैश अकाउंट टू एसेट अकाउंट. बट इन द स्टेप नंबर 1 एज आई टोल्ड यू, मैंने यहां पे लिखा भी सब कुछ, कि अगर आप अपने एसेट को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो इन द स्टेप नंबर 1 इन द रियलाइजेशन अकाउंट, आफ्टर दिस सारे एसेट्स के अकाउंट अभी क्लोज कर दिया आपने. और मैंने इस चीज के लिए कई बार आपको रिपीट भी किया है बिकॉज इस चीज को भूलना नहीं है. कोई भी अकाउंट जब आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो, स्टेप में 1 में आपने एसेट ट्रांसफर किए, स्टेप 2 में आपने लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी हैं, तो उसके बाद मैंने लिख भी दिया यहां पे कि ये सारे अकाउंट आप क्लोज कर चुके हो. तो अगर अभी मैं किसी भी एसेट को सेल कर रहा हूं तो आई कैन नॉट पास ए एंट्री कैश टू एसेट, बिकॉज वो एसेट अकाउंट ऑलरेडी मैं क्लोज कर चुका हूं. तो मुझे उसकी एंट्री क्या पास करनी होगी अभी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बिकॉज एज पर द स्टेप नंबर 1 सारे एसेट्स अभी कौन से अकाउंट के अंडर में है? दे आर इन द रियलाइजेशन अकाउंट. तो वो एसेट आउट कहां से होंगे? अभी वो आउट होंगे रियलाइजेशन अकाउंट से. तो आपकी एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अगर सपोज इन्हीं एसेट्स को, इफ एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, इसका माइक कौन है? माइक ऑफ करना. इफ एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो उस केस में आपकी एंट्री यहां पर क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो अभी मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि एक बार आपके एसेट ट्रांसफर हो गए तो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं. तो एसेट अगर सेल करोगे तो एंट्री बनेगी कैश बैंक टू रियलाइजेशन. एसेट्स को अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. एंड इफ एसेट्स आर टेकन ओवर बाय आउटसाइडर लाइबिलिटीज इन फुल सेटलमेंट, तो अगर सपोज आपके पास बिजनेस में कुछ मशीन थी, इट इज ए मार्केटेबल एसेट. आपके पास बैलेंस शीट में कोई बैंक लोन था, इट इज ए आउटसाइडर लायबिलिटी. तो अगर सपोज ऐसा भी तो केस बन सकता है ना कि बैंक लोन वाले ने आपका मशीन टेक ओवर कर लिया. तो अगर सपोज कोई एसेट आपका मार्केटेबल एसेट जो है, इफ इट इज टेकन ओवर बाय द आउटसाइडर लायबिलिटीज इन फुल सेटलमेंट, तो अंडर सच केस आप यहां पर कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? उसके पीछे का रीजन समझना. बिकॉज मार्केटेबल एसेट्स कौन से अकाउंट के अंडर में है? दे आर ऑलरेडी इन द रियलाइजेशन अकाउंट. एज पर द स्टेप नंबर 2, आउटसाइडर लायबिलिटीज कौन से अकाउंट के अंदर है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर. तो लॉजिकली आपकी एंट्री यहां पर क्या बन जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बिकॉज यहां पर कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. जिस एसेट को आपने हैंडओवर किया लाइबिलिटीज को, वो एसेट भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर था और वो लाइबिलिटीज भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही थी. दैट्स वाई आपकी एंट्री बनती है यहां पे रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन. और इस चीज के लिए हम लोग यहां पे कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. ठीक. तो इन दिस वे आपको अपने एसेट्स को रियलाइज करना होगा. एसेट्स को रियलाइज करने के बाद कुछ कैश आएगा मेरे पास, बट नेचुरल बहुत सिंपल है, कैश आना भी चाहिए. तो जो कैश आएगा मेरे पास अभी, उससे मैं क्या करूंगा? अभी आउटसाइडर लायबिलिटीज को मुझे पे भी करना होगा अभी. तो पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटीज. एंड एज पर द स्टेप नंबर 2, all the outsider liabilities are already inside the realization account.
ठीक है ना। तो अगर मैं आउटसाइडर लाइबिलिटीज को कैश में पे करता हूं, तो इफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश और थ्रू बैंक, तो वहां पर आप गलती से भी ये एंट्री मत पास करना, लाइबिलिटीज टू कैश और बैंक, बिकॉज आफ्टर द स्टेप नंबर 2 ये सारे अकाउंट आप क्लोज कर चुके हो। दीज आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर नाउ इनसाइड द रियलाइजेशन अकाउंट, तो आपकी एंट्री वहां पर क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो वी कैन नॉट पास ए एंट्री बैंक लोन टू कैश शेयर, बिकॉज बैंक लोन अकाउंट आप पहले ही क्लोज कर चुके हो, उसको आपने डंप कर दिया लाके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। इफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर पेड, इफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर पेड बाय पार्टनर, तो अगर सपोज बिजनेस में कुछ बैंक लोन था जिसको पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर्स आर नॉट लाइबल टू पे द बैंक लोन ना, इट शुड बी पेड बाय द फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पार्टनर को उतना मनी रीइंबर्स कर देगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड अगर सपोज इफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर सेटल्ड विद एसेट, तो अगेन सेम केस, यहां पर आप कोई भी एंट्री पास नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स आर इनसाइड द रियलाइजेशन अकाउंट, और उस चीज के लिए एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। दैट्स व्हाई वी विल नॉट पास एनी एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज विद द एसेट। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 5। तो इस चैन ऑफ सीक्वेंस को समझो, हमने क्या किया अभी तक। हमारे पास एक बैलेंस शीट थी, हमने बैलेंस शीट में से मार्केटेबल एसेट्स को पिक करके ट्रांसफर किया पहले रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, फिर हमने आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पिक करके उनको ट्रांसफर किया, फिर हमने बैलेंस शीट के रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किया, फिर हमने एसेट को सेल किया, और जो मनी आया उससे हमने लाइबिलिटीज को पे किया। ठीक, स्टेप नंबर 6 पे आते हैं अभी। ट्रीटमेंट ऑफ unrecorded asset and unrecorded liability। There may be some asset in the business जो आपके बिजनेस में तो हैं बट बुक्स में नहीं है। सपोज आपने एक कंप्यूटर परचेज किया, आपने एक टेबल परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, कुछ भी परचेज किया, परचेज तो करा बट आपने उसको बुक में शो नहीं करा हुआ अभी तक। दैट मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या हो गया, एज पर द बुक, एज पर बुक इनका वैल्यू कितना हो गया, 0। बिकॉज जो चीज बुक में नहीं है उसको मैं क्लोज कैसे करूंगा, अभी सोच के देखो आप। अगर मेरे पास एक मशीन है जो मैंने बुक में शो ही नहीं किया, तो उस मशीन अकाउंट को मैं क्लोज कैसे कर सकता हूं अभी, क्योंकि क्लोज तो वो अकाउंट होगा ना जो आपने ओपन किया है। तो जिस अकाउंट को आपने ओपन ही नहीं किया उसको क्लोज कैसे करोगे अभी आप। सेम थिंग विद द लाइबिलिटीज ऑल्सो। सपोज मैंने किसी से कुछ गुड्स परचेज किए, ऑन क्रेडिट मैंने परचेज की, तो दैट पर्सन विल बी माई क्रेडिटर। अभी मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, तो उसमें मेरी गलती है ना, पैसे तो मांगने मेरे से आएगा ना वो, अभी भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो मेरी मिस्टेक है ना। तो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, आपको इनका भी सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो एज पर बुक इसका वैल्यू भी हम लोग 0 मान के चलते हैं, बिकॉज सिंपल लॉजिक है, जो चीज बुक में नहीं है वो चीज मैं बुक से आउट भी नहीं कर सकता हूं। ठीक, तो अगर आपने अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल किया, वन मोर थिंग, अभी देखो ना बिजनेस आपका बंद हो रहा है, तो अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करो, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करो, उसको फिर सेल करो। इतना लंबा प्रोसेस किस लिए फॉलो करना।
इसको ऐसे ही सेल करो मार्केट में जाके, बिकॉज बिजनेस एज इट इज आपका शट डाउन हो रहा है। तो अगर मैं पहले इसको रिकॉर्ड करूं, रिकॉर्ड करने के बाद मुझे कुछ गेन लॉस होगा, उसको मैं पार्टनर्स को बांटूं, फिर मैं एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूं, फिर मैं इसको सेल करूं, कितना लंबा प्रोसेस है ये। तो वो नहीं करना आपको। अभी अनरिकॉर्डेड है, इसको अनरिकॉर्डेड ही रहने दो, डायरेक्टली इसको सेल करो मार्केट में जाके। तो अगर आप इसको मार्केट में सेल करोगे तो इफ अनरिकॉर्डेड एसेट आर सोल्ड इन द मार्केट, तो एज पर द बुक इनका वैल्यू कितना है? 0, बिकॉज बुक में नहीं है चीजें। तो दैट मीन्स मैंने 0 रुपीज के आइटम को सपोज 100 में सेल कर दिया, तो ये तो मुझे पूरा गेन हो गया अभी। और ये गेन कहां पर जाएगा? इन द रियलाइजेशन अकाउंट। द एंट्री विल बी रिमेन सेम, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम वे अगर आपके अनरिकॉर्डेड एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर किया, इफ अनरिकॉर्डेड एसेट आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो अगेन एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम वे अगर आपने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे किया, पे तो करना पड़ेगा ना उनको भी, बिकॉज आपने रिकॉर्ड नहीं किया, वो आपकी गलती, उनकी क्या गलती है इसमें। तो इफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर पेड, तो एंट्री क्या बनाओगे आप? रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। And if it is paid by the partner, if unrecorded liability paid by partner, तो उस केस में एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को उतना मनी रीइंबर्स करेगी। लास्ट वन, लाइबिलिटी कोई भी हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अपने माइंड में एक शॉर्टकट रखो आप, लाइबिलिटी कोई भी होने दो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, इनका सेटलमेंट अगर आप करते हो, आर सेटल्ड विद रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट, तो उस केस में आप कभी भी कोई गलती से भी एंट्री पास मत करना, बिकॉज एंट्री बनती है इसकी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, है ना। तो जब भी लाइबिलिटीज का सेटलमेंट आप एसेट से करोगे, तो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है, एसेट रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है, कोई मतलब नहीं उससे। अंडर सच केस लॉजिकली यहां पर कोई एंट्री बनती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 1 और 2 के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट देना भूल गया था, उसको मैं लिख देता हूं यहां पे अभी। स्टेप नंबर 1 एंड 2 के बाद नहीं, स्टेप 4 5 हो गया हमारा, 5 हो गया ना स्टेप्स। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहीं पे लिख देता हूं अभी। मार्केटेबल एसेट्स will be sold as per the information given in the question. But outsider liabilities, whether it is recorded or unrecorded, will be paid compulsorily
वेदर मेंशन इन द क्वेश्चन और नॉट। समझना इसका मीन मतलब समझना इसका, वेदर मेंशन इन क्वेश्चन और नॉट। एज पर द स्टेप नंबर 1 आपने क्या किया था, सारे मार्केटेबल एसेट्स को आपने पिक करके डंप किया था रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया था, आउटसाइडर लायबिलिटीज को पिक करके डंप किया था रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद आपको एसेट्स सिर्फ वही सेल करने हैं जो क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक मशीन था, बिल्डिंग था, प्लांट था, फर्नीचर था, जिसको आपने डंप कर दिया लाके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और उसके बाद आप फिर क्वेश्चन को रीड करोगे, देन यू विल से कि मशीन इतने में सेल हुआ, प्लांट इतने में सेल हुआ। तो आपसे जो एसेट्स बोले जाएंगे आप सिर्फ उन्हीं को सेल करोगे। जो एसेट सेल नहीं हो रहे उनको छोड़ दो, उनके लिए कुछ नहीं करना आपको। बट आउटसाइडर लायबिलिटीज, जितनी लायबिलिटीज आपने ट्रांसफर करी हैं वो आपको सारी पे करनी पड़ेंगी, चाहे क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है। सपोज आपने बैंक लोन आपके पास था जिसको आपने ट्रांसफर किया इन द रियलाइजेशन अकाउंट, बट लेटर ऑन क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं किया कि बैंक लोन आपने रीपे किया या नहीं रीपे किया, तो उस केस में आप एज्यूम करोगे कि आपने इसको रीपे किया, बिकॉज आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे किए बिना आप अपने बिजनेस को शट डाउन नहीं कर सकते हो। तो इस इंपॉर्टेंट नोट को भूलना, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में यहां पे कंफ्यूजन आता है, ठीक है ना। अभी आपका स्टेप नंबर 7 है जिसको मैं आज तो कवर नहीं करूंगा बिकॉज ये काफी बड़ा स्टेप है, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर भी काफी सारे ट्विस्ट बोर्ड में आते हैं, ठीक है। बट इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, ये जो पूरा प्रोसेस आपने किया, इस प्रोसेस में देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो आपको करनी पड़ेंगी। एसेट्स को मार्केट में सेल करना है तो मार्केट सर्वे करना पड़ेगा जाके, देन कुछ कमीशन पे करना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस जो आपको करनी पड़ती है ना। कुछ आपको कुछ लीगल एक्सपेंसेस करनी पड़ेंगी पार्टनरशिप फर्म को शट डाउन करने में, तो उन एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और इसको करे बिना भी आप अपने बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकते हो, और इसको पे करना भी आपके लिए कंपलसरी है। और इसमें बोर्ड एग्जाम में काफी सारे ट्विस्ट आते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको आपको फ्रेश क्लास में कवर करूंगा, इसको मैं आज कवर नहीं करूंगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा अभी।